भारत में हर साल 6 करोड़ लोग इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में डाल दिए जाते हैं। एक ऐसा देश जो चांद पर पहुंच चुका है, वहाँ गांव में एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पाती? देश भर की 65% आबादी गांव में बसती है, पर स्वास्थ्य सेवाओं का 75% उन्नत हिस्सा शहरों में सिमटा हुआ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, वहीं अगर आप एक आम आदमी हैं तो अस्पताल के गेट पर ही आपकी उम्मीदें दम तोड़ सकती है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की नहीं, इंतजार की गारंटी है, और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज की सेहत से ज्यादा उसके बैंक बैलेंस की चिंता की जाती है। हर साल देश में 16 लाख लोग इलाज न मिलने की कमी से अपनी जान गंवा देते हैं। कहने को एम्स और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होती है तो आपको दिल्ली मुंबई भागना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद भी इलाज मिलेगा या नहीं पता नहीं। लोग ऐसे लेटे हुए हैं। पब्लिक के रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं सरकार द्वारा बनी हुई है, इसी में रहते हैं हम लोग। This is completely ridiculous that people are here, they're suffering, they're dying. 3 साल से दौड़ रहा हूँ मैं, कभी इधर से ये भगा देते हैं लोग, रोड पर चले जाते हैं। देश भर में 13.5 लाख डॉक्टर्स हैं, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन इनमें से 80% डॉक्टर शहरों में तैनात हैं। वहीं ग्रामीण भारत के लोगों के लिए एक सामान्य डॉक्टर मिल पाना भी एक सपना सा है। डॉक्टर्स की भारी कमी, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग, भ्रष्टाचार और लूट, ये सब मिलकर भारतीय हेल्थ केयर सुविधा को तबाह कर चुके हैं। हर चुनाव से पहले हेल्थ केयर को बेहतर बनाने की बात की जाती है, लेकिन यह सपना कब पूरा होगा? भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का केवल 1.9% हिस्सा खर्च करती है। क्या इतने कम पैसे में करोड़ों लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है? क्या यही है न्यू इंडिया? जब बीमारी गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं करती तो इलाज में फर्क क्यों होता है? एम्स के बाहर हजारों की भीड़ हमें यही फर्क दिखाती है। मेरा चल नहीं पाता है, कहाँ ले? ये सब बीमारी में कचड़ा के पास सुनने बहुत खांसी होता है। मजाक बना रखा है। इलाज एक सुविधा नहीं, एक अधिकार है, और अब समय है इस अधिकार को पाने का, तभी हम एक विकसित भारत देख पाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं सरकारी स्कीमें असल में कितनी काम की है, मेडिकल माफिया और प्राइवेट अस्पतालों का सच क्या है, डॉक्टरों की कमी क्यों बनी हुई है। ये वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि बदलाव की एक शुरुआत है। तो आइए मिलकर समझते हैं समस्या और इसे बेहतर बनाने के उपाय। अभी अस्पताल के अंदर है या बाहर है? नहीं, इस पुल के नीचे साहब देख रहे हैं, वो उसको भी भर्ती नहीं किया गया है। अभी भर्ती नहीं है। डॉक्टर भाई हमको नहीं मिल रहे हैं, तो इससे ठंड बच जा रही है। अब जैसे कछुए से निकालने हैं, इनको दिखा रहे हो टीवी पे, मदद करो ना इनकी कुछ। भारत में हेल्थ केयर सभी नागरिकों का अधिकार है, और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 47 राइट टू हेल्थ केयर एक्सिस्ट मेंशन्ड है। फिर भी हमारा देश सभी लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाता। एम्स जैसे अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए 3-4 महीने की वेटिंग लिस्ट, और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का बिल। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 63 बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सरकार ने 68 लाख का ऑक्सीजन बिल चुकाया ही नहीं था। मुंबई की एक अस्पताल में 31 लोगों की जान चली गई दवाइयों की कमी की वजह से। क्या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं? सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है दिल्ली के एक अस्पताल में 2015 से 2022 तक 15 लाख यूनिट रद्दी दवाइयां पेशेंट को दी जा चुकी है। पता नहीं कितने लोगों की जान भी गई होगी इन दवाइयों की वजह से। वहीं ग्रामीण भारत के लोग एक सामान्य उपचार के लिए भी जिला अस्पताल जाते हैं। सक्सेस से ज्यादा फ्रॉड केसेस सामने आते हैं आयुष्मान भारत में। वहीं 5 में से 4 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बिलो पर एवरेज है अपनी कैपेसिटी से। आखिर मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखाती? मानो स्थिति बहुत अच्छी हो। और हाँ, ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ढेर सारे रिसर्च पेपर और न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारा सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डीप डाइव करते हैं टॉपिक में और समझते हैं समस्या क्या है। तो देखिए, हेल्थ केयर को सभी लोगों तक पहुंचाने और इक्विटेबल बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर की नींव है। इसका पहला स्तर सब सेंटर्स है। यहाँ एक एएनएम और हेल्थ वर्कर्स बुनियादी सुविधाएं जैसे टीकाकरण, मातृ देखभाल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड जैसे काम करते हैं।
देश भर में कुल 1,69,615 सब सेंटर्स उपलब्ध हैं, जो कि 5,000 तक की आबादी को कवर करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एरियाज में 3,000। यह हेल्थ केयर का बेस है, तो इसे बेहतर से बेहतर होना चाहिए, पर नहीं। 10% से अधिक सब सेंटर्स में बिजली की समस्या और सब सेंटर्स में जरूरी जांच उपकरण जैसे बीपी मशीन तक उपलब्ध नहीं है। Scroll.in के इस आर्टिकल को देखिए। एमपी का यह सब सेंटर महीने में सिर्फ 2 बार खुलता है। भोगरी विलेज का यह सब सेंटर सालों से खुला ही नहीं, इसे एक रिटायर्ड नर्स द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे एक केसेस नहीं, बल्कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। यहीं से हमारा स्वास्थ्य तंत्र शुरू होता है और यहीं से कमजोर भी हो जाता है। ना नर्स, ना दवाइयाँ, ना स्टाफ, और कागजों पर सब सही है। गाँव में जहाँ स्वास्थ्य देखभाल एक सपना सा बन चुका है, वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लोगों की पहली पसंद होनी चाहिए, पर नहीं। दवाइयाँ नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं, और सुविधाएं अपर्याप्त। यही कारण है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अक्सर खाली इमारत बनकर रह जाती है, जो कि ग्रामीणों के लिए किसी काम का नहीं। देश भर में कुल 31,053 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मौजूद है, जो कि 30,000 तक की आबादी को कवर करती है, और कॉम्प्लेक्स एरियाज में 20,000। लेकिन यह बेहद कम फंडिंग और स्टाफ की समस्या से जूझ रहा है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को गंभीर स्वास्थ्य संकट का शिकार बना देती है। इन अस्पतालों में एक्सरे मशीन और ब्लड टेस्टिंग जैसे मशीन नहीं है। जब गांव के लोग कहते हैं अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं, तब समझिए समस्या कितनी गंभीर होती होगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती है, वो आज खुद इलाज के मोहताज है। मार्च 2024 में 12,348 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को 24/7 सर्विस के लिए शुरू किया गया, पर इन अस्पतालों में दवाइयां, डॉक्टर्स, नर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। 2005 में भारत सरकार ने NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। उद्देश्य था प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स के माध्यम से गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। स्टाफ की भारी कमी, फंडिंग तो है लेकिन इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं। वही डॉक्टर्स गाँव में पोस्टिंग्स नहीं चाहते। क्या हम हेल्थ केयर को एक हक बना पाए हैं या सिर्फ एक स्कीम बनाकर भूल गए? गांव के लोग आज भी मामूली बुखार के इलाज के लिए शहर भागते हैं। जब बीमारी थोड़ी बड़ी हो तो सेकेंडरी हेल्थ केयर की ओर बढ़ा जाता है। द लिसेंट और नीति आयोग मानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भारत की रूरल हेल्थ बैकबोन है। देश में कुल 6,359 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स उपलब्ध है, जो कि 1.2 लाख की आबादी को कवर करती है। दवा कम, स्टाफ कम, मशीनें बंद और रेफर स्लिप ज्यादा। तेलंगाना में 177 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत है, पर सिर्फ 29 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स उपलब्ध है। 84% की शॉर्टेज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को सशक्त किए बिना रूरल हेल्थ सिस्टम को मजबूत नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि गाँव के लिए जीवन रेखा है। लेकिन जब यह सेंटर्स ही बीमार है तो इलाज कैसे मिलेगा? सब डिविजनल हॉस्पिटल्स यह सेकेंडरी हेल्थ केयर का दूसरा स्तर है। देश में कुल 1340 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं। केंद्र सरकार के अनुसार इन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। इन अस्पतालों का काम सिर्फ प्राथमिक उपचार देना नहीं बल्कि आपात स्थिति में जीवन बचाना भी है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में हृदय आपात स्थिति में अगर मरीज को एक वेल इक्विप्ड सब डिविजनल हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है तो उसके जीवित रहने में 60% की गिरावट आती है। आपको लग रहा होगा मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। जो भी डेटास और फैक्ट्स हैं मैं बस उन्हें आपको बता रहा हूँ और आगे और भी आने वाले हैं। अगर आपको जिला स्तर की उन्नत सेवाएं चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकारी इलाज का 30% हिस्सा संभालते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आधुनिक चिकित्सा उपकरण जैसे ICU बेड, वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन की आंशिक या पूरी कमी पाई गई है, जो कि सरकारी स्वास्थ्य की सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल को देखिए। 120 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 हेल्थ स्टैंडर्ड्स को पास कर रहे हैं। 100 बेड वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 200 से 250 मरीज आते हैं, जो कि सिस्टम की चरमराती स्थिति को दिखाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अधूरा हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इन सब चीजों पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती? जब सारे संसाधन फेल हो जाते हैं तो मरीज को टर्शियरी केयर के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। इन अस्पतालों में गंभीर बीमारियों, कैंसर, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर जैसे बड़े बीमारियों का इलाज होता है।
इन अस्पतालों में इलाज के लिए आपको 2-3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। एम्स PGIAMR इसका उदाहरण है। अस्पतालों के बाहर हजारों की संख्या में लोग रोज इंतजार करते रहते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं बिहार से। बिहार से आई हैं। बिहार में कहाँ से? महनार से, वैशाली से। वैशाली से आई जी। हैं। आप अपना इलाज करवा रही हैं? नहीं, मेरा हस्बैंड का इलाज चला है। किस चीज़ का? ब्लड टूटने वाली बीमारी है। अच्छा, कितने ब्लड दिन हो गए? ये हो गया इनको 1 साल से हो रहा है। तो वहाँ PNCH में दिखाए थे पटना, वहाँ 1 साल ठीक रहे। उसके बाद फिर इनको ब्लड पानी होने लगा, तो यहाँ 6 महीने से दिखा रहे हैं। 6 महीने से दिखा रहे हैं। तो 6 महीने से आप भी यहीं रहती हैं बाहर? हाँ, यहीं रहती हैं। और पति भर्ती हैं या वो भी भर्ती हैं? इमरजेंसी में भर्ती रहती हैं, जाकर के ब्लड चढ़वाते हैं इमरजेंसी से। अच्छा, फिर उसके बाद आकर के ऐसा ही रहते हैं। मतलब पति भी आपके ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ऐसी रहती है। तो आपका जो मरीज है, बच्ची कितनी बड़ी है आपकी? 13 साल की। 13 साल की है। वो भी बाहर ही ऐसे ही खुले जी में? जी सर। देश भर में कुल 390 पब्लिक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं। एम्स जैसे अस्पतालों में रोजाना 10,000 से ज्यादा मरीज जाते हैं, जिनके कारण भीड़ और इलाज में देरी बनती है। भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, पर ज्यादातर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शहरों में है। ऊपर से चिकित्सा का खर्च 40% लोग अपनी जेब से करते हैं। गांव के लोग लंबी यात्रा करके दिल्ली मुंबई इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर मिलता है इंतजार। इन जैसे अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी, प्रशासनिक विफलता व इक्विपमेंट की कमी है। एम्स एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम 6 महीने का था। ये सब चीजों के कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पसंद करते हैं, लेकिन यह काफी महंगा है। अगर एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो बिल 40-50 हजार का आएगा। वहीं बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम 65 हजार है। मतलब एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो माइनस में चले जाओगे। देश भर में कुल 43,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 320 मेडिकल कॉलेजेस हैं। देश भर का 62% हॉस्पिटल और 65% हॉस्पिटल बेड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2020 से 2024 के बीच में 18% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखने को मिला है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो फल फूल रहे हैं और मनमाना चार्ज कर रहे हैं, जिन पर गवर्नमेंट के कुछ खास रेगुलेशंस नहीं है। लगभग 66% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में इलाज कराते हैं। रूरल एरियाज में 62% और अर्बन एरियाज में 71%। भारत की 80% आबादी 15,000 से कम कमाती है। क्या इनके लिए संभव है लाखों खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना? ये तो सरकारी अस्पताल के ही चक्कर काटेंगे ना। पैसे मांगते हैं। कौन पैसे मांगता है? यही बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहते हैं कि पैसे दो। एम्स में दिखाया आपने? हाँ, एम्स में तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ तो पैसे नहीं लगते ना? नहीं, जांच वोच के पैसे ले रहे हैं। एम्स दिल्ली में जांच के पैसे ले रहे हैं? जी, जांच नहीं हो पाता, दवाई नहीं हो पाई। तो कहाँ गई आपकी इक्वालिटी? भारत सरकार स्वास्थ्य पर GDP का केवल 1.9% हिस्सा खर्च करती है, वहीं विकसित देश 5 से 10%। क्या इतने कम पैसे में करोड़ों लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है? 2023 की एक रिपोर्ट बताती है, भारत सरकार ने 2023 में प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य पर मात्र 6600 रुपए खर्च किए। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं। इस योजना के तहत भारत के 40% निचले वर्ग के लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा दी जानी है। यह एक अच्छी सूझ साबित हो सकती है। भारत सरकार के अनुसार अभी तक 35 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हो चुके हैं आयुष्मान भारत के, जिनमें से 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ भी मिला है। लेकिन फ्रॉड केसेस से इसका बहुत गहरा नाता है। CAG की एक रिपोर्ट बताती है कि 7 आधार नंबर से 4761 लोग जुड़े थे। 7.5 लाख लोग फर्जी नंबर 9999 यूज कर रहे थे। पटना के एक अस्पताल में 2 मरीज ने फेक आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिखाकर सर्जरी करवाया। और भी बहुत सारे फ्रॉड केसेस हैं, उतना गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सवाल यह नहीं कि योजना कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि यह जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं।
वैसे ओवरऑल देखें तो यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लागत में 25% की वृद्धि भ्रष्टाचार के कारण होती है, जिनमें नकली दवाओं का बड़ा योगदान है। एक स्टडी के अनुसार पता चलता है कि भारत में बिकने वाली 20% दवाइयाँ या तो नकली है या तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। ये केवल न ही मरीज के जान के लिए खतरा है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के विश्वसनीयता को भी कमजोर करती है। कर्नाटका में एक पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसे 6 अलग एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया ताकि सरकार से पैसे लूटे जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पैसा लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है। ये तो वो फ्रॉड केसेस हैं जो हमें पता चलता है, लेकिन अंदर इससे भी बड़ी साजिश चलती रहती है सिस्टम को तोड़ने की और गरीबों के हक को छीनने की। करप्शन इन इंडियाज हेल्थ केयर इजंट जस्ट स्टीलिंग मनी, इट्स साइलेंटली स्टीलिंग लाइव्स with every delayed ambulance, expired medicines and fake reports। ये वो स्कैम्स हैं जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि किसी के पिता और किसी की मां की मौत के जिम्मेदार है। अब समय आ गया है सिस्टम से पूछने का, क्यों इलाज बिक रहा है? आखिर इंसानियत कब वापस आएगी? इंडिया हैज ओनली 0.79 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, शॉर्टेज ऑफ 2.4 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स। बिहार में सिर्फ 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन उपलब्ध, लोवेस्ट इन द कंट्री। इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल को देखिए, 5 में से 4 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स अपने लेवल से बेकार के हैं। 80% पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर सब स्टैंडर्ड एंड ओनली 33% गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन रूरल इंडिया वेयर 65% पॉपुलेशन लिव्स। ये वो सवाल है जो इंडियन मीडिया सरकार से कभी नहीं पूछ पाई। डॉक्टर्स ओवरबर्न्ड है, उन्हें 24 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, जिससे उनके इलाज की क्वालिटी पर काफी फर्क पड़ता है। कई केसेस में उन्हें 365 दिनों तक काम करना पड़ता है। हमें किसी भी आपदा के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोविड के समय में कैसी स्थिति बन गई थी। डॉक्टर्स ओवरबर्न थे, ऑक्सीजन की भारी कमी थी, पर्याप्त बेड्स तक नहीं थे। कोविड के समय होने वाली 45% डेथ में उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। अगर फिर से कोई आपदा आती है तो क्या हम अपनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? तमिलनाडु और केरला ने हेल्थ केयर को सुधारा, स्वच्छता पर ध्यान दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत किया, वहीं बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा किया। तमिलनाडु में ऑलमोस्ट नीडेड दवाइयां फ्री है। अगर हमें हेल्थ केयर को बेहतर बनाना है तो हमें इन सभी से सीखना पड़ेगा। द हिंदू की इस आर्टिकल को देखिए, इंडिया रैंक्स 145 आउट ऑफ 195 कंट्री इन हेल्थ केयर एक्सेस क्वालिटी। फर्जी अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चला रहे हैं और मरीजों से अंधा पैसा लूट रहे हैं। वहीं फर्जी डॉक्टर्स बिना किसी डिग्री या बिना किसी नॉलेज के इलाज कर रहे हैं और मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। This is the fake doctor who posed as Dr. John Kem, a renowned cardiologist from London. This man has now been arrested and taken into custody from Uttar Pradesh. He was absconding for weeks. The scale of his crime is shocking. Between December 2024 and February 2025 at Mission Hospital in Damo, Narendra Yadav conducted at least 15 heart procedures, and the result was the death of 7 people. इस आर्टिकल को देखिए, करोड़ों के मेडिकल इक्विपमेंट सरकारी अस्पताल में अनयूज्ड पड़े हैं। 2021 में पब्लिश्ड एशियन जर्नल मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की एक स्टडी बताती है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 2.6 मिलियन डेथ होती है मेडिकल मिस्टेक्स की वजह से। हमें बीमारियों की इलाज से ज्यादा उसके रोकथाम पर ध्यान देना होगा। सरकार ने भी इसी को देखते हुए कुछ मिशन लॉन्च किए। सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन लॉन्च हुई, जिससे 9 से 14 साल की लड़कियों को अब सर्वाइकल कैंसर से पहले बचाया जा सकता है। टीबी के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने 2015 में जहां 237 प्रति 1 लाख टीबी के केसेस थे, उसे घटाकर 2023 में 197 प्रति 1 लाख तक लाया गया। वहीं बच्चों की बीमारियों के लिए मिशन इंद्रधनुष के जरिए 5.5 करोड़ बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन दी गई। इलाज जरूरी है, लेकिन रोकथाम असली समाधान है। सरकार को और भी कड़े कदम उठाने चाहिए बीमारियों की रोकथाम के लिए। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुए सालों बीत गए, लेकिन बस नाम का मिशन। IQ एयर की एक रिपोर्ट बताती है विश्व के 10 सबसे पोल्यूटेड शहरों में 6 भारत के शहर हैं। इतनी गंदी और पोल्यूटेड हवा में सांस लेने के कारण हार्ट डिजीज के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सोचेंगे सिर्फ समस्याएं गिनवाया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या? तो देखिए, समस्या पर बात करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है समाधान पर चर्चा करना। अगर भारत को सच में एक न्याय संगत, ईमानदार और स्वस्थ राष्ट्र बनाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश बढ़ाना होगा। केवल एम्स और बड़े अस्पताल ही नहीं, बल्कि हर एक गाँव में एक क्वालिटी हेल्थ सेंटर चाहिए। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना होगा, नॉट जस्ट ऑन पेपर। लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है, पर कईयों को अभी पता ही नहीं है कि उनके पास 5 लाख तक की बीमा सुरक्षा है। डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट को बढ़ाना होगा। लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना होगा। पंचायत और नगर पालिकाओं के पास जब तक संसाधन और स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक गाँव और कस्बों का विकास रुका रहेगा। डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता, हर सरकारी योजना का रियल टाइम डेटा पब्लिक पोर्टल पर दिखे, ताकि जनता खुद निगरानी कर सके। समस्या यह नहीं कि सिस्टम टूटी हुई है, समस्या यह है कि हम उसे ठीक करने की जिम्मेवारी किसी और के हाथों में सौंप चुके हैं। अगर नागरिक चुप रहेंगे तो सत्ता हमेशा बेलगाम ही रहेगा। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर योजनाओं के पीछे जनता का पैसा है और हर असफलता के पीछे हमारी चुप्पी। सवाल उठाइए, RTI लगाइए, लोकल समस्याओं पर नेताओं से जवाब मांगिए। अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो अंधेरा ही राज करेगा। प्रोफेसर योगेंद्र यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जनता अपने ही सिस्टम से डरती है, जबकि लोकतंत्र डरने के लिए नहीं, जवाबदेह बनाने के लिए होता है। भारत की तकदीर सिर्फ वोट से नहीं, आवाज से बदलेगी। अगर हम चुप रहे तो गलती सिर्फ नेताओं की नहीं होगी। जो देश में आज हो रहा है उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। अब वक्त आ गया है डर के साथ नहीं, सच के साथ जीने का। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम आज उठाइए। मैं हूँ गांधी और ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इम्पैक्टफुल लगे तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।